ब्रिटिश वायसरॉय माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अच्छी दोस्ती थी। गर्मी के समय में माउंटबेटन शिमला घूमने गए। वहां उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुला लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने विश्वास में लेकर भारत के सत्ता हस्तांतरण की यह फाइल दिखाई। इस फाइल को देखते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के होश उड़ गए, क्योंकि यह सीधे तौर पर अखंड भारत को स्वतंत्रता देने की फाइल नहीं, बल्कि भारत के सभी रियासतों को स्वतंत्रता देने की फाइल थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिमला से ही सरदार पटेल को टेलीफोन किया और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के इस षड्यंत्र के बारे में बताया। सरदार पटेल ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, यह मेरा काम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहित सोनीराम और आप देख रहे हैं द मैग्निफिसेंट स्क्रीन्स यूट्यूब चैनल। साथियों, सरदार पटेल के पास भारत की सभी 565 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करने के लिए मात्र 18 महीने का समय था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इतना ही समय दिया था और लगभग सभी राजाओं, राजकुमारों और नवाबों से जूझना पड़ा। तब जाकर सरदार पटेल ने महान अखंड भारत का निर्माण किया। अगर इस वीडियो में सभी 565 रियासतों के साथ हुए सरदार पटेल जी के एनकाउंटर्स के बारे में जानकारी दी जाए तो यह वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। अतः मैं एक भारतीय होने के नाते कम से कम भारत एकीकरण के उस महत्वपूर्ण हिस्से पर रोशनी जरूर डालना चाहूंगा जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत एकीकरण को नाकाम करने के लिए कराची, जोधपुर, भोपाल कॉरिडोर का षड्यंत्र रचा और सरदार पटेल ने उस मोहम्मद अली जिन्ना के सभी षड्यंत्रों को नाकाम कर दिया। अंग्रेजों ने भारत के सभी 565 रियासतों के राजा महाराजाओं के सामने एक पासा फेंका। उन्होंने भारत की सभी रियासतों को स्वतंत्रता देने की योजना बनाई। जो रियासतें पाकिस्तान के भूखंड से राजनीतिक रूप से मिलना चाहती थीं, वह पाकिस्तान के पक्ष में चली जाती और जो भारत में मिलना चाहती थीं, वह भारत के पक्ष में चली जाती और जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं, उन्हें अंग्रेजों ने स्वतंत्र छोड़ने को तैयार हो गए। अब सवाल आता है कि जब भारत की सभी रियासतों को स्वतंत्र करने की बात हो रही थी तो पाकिस्तान बनाने की बात बीच में आई कहां से? पाकिस्तान को पृथक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जिद पर अड़ा था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का संस्थापक था मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहता था। उन्हें अखंड भारत के लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का मानना था कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की सरकार विदेशी और सैन्य मामलों में ब्रिटेन की सहमति के बिना कुछ नहीं करेगी। इसलिए मुस्लिम लीग का पक्षधर बनते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में ही पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय ले लिया। अखंड भारत के लक्ष्य के लिए प्रयासरत भारतीय नेताओं का धड़ा अंग्रेजों से बातचीत के दौरान भारत के विभाजन का विरोध कर रहा था। इससे मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि उसका मुस्लिम राष्ट्र बनाने का यानी पाकिस्तान बनाने का सपना टूट जाएगा, तो उसने हिंदुओं पर युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके कारण भारत में कोलकाता के हिंदुओं को टारगेट बनाया गया और लगभग 5000 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। इसे नोआखली का नरसंहार भी कहते हैं। देश में जगह जगह हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण को देखते हुए भारतीय नेताओं को अपने मन की इच्छा का त्याग करना पड़ा और मोहम्मद अली जिन्ना की पृथक मुस्लिम राष्ट्र की शर्त को मानना पड़ा। अन्यथा मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान के कारण व्यर्थ ही हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था। अपनी योजना के तहत अंग्रेजों ने भारत को 3 हिस्सों में बांटकर उसे कमजोर करके उस पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की योजना तैयार की। पहला हिस्सा भारत, दूसरा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और तीसरा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान यानी एक भारत और 2 पाकिस्तान। यह ऐतिहासिक सत्य है कि अंग्रेजों और मुस्लिम लीग ने ही भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम बंटवारे के आधार पर किया था।
अंग्रेजों का लालच था कि वे पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से से सैन्य सुविधाएं लेते रहते और पूर्वी पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के कारण उसका आर्थिक दोहन करते रहते। साथ ही बलूचिस्तान और चिटगांव के जरिए अंग्रेज भारतीय महासागर में अपना नियंत्रण बनाकर भारत पर सैन्य हस्तक्षेप रखते और इस तरह से उनका नियंत्रण भारत पर भी रहता। भारत को स्वतंत्र करने से पहले भारत के सभी राजा महाराजाओं को उनके क्षेत्र की संप्रभुता वापस कर देने का लालच देकर भारत के एकीकरण के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गईं। सभी राजा महाराजा अपने अपने प्रांत की संप्रभु सत्ता पाने के लिए ललायित हो गए। अंग्रेजों की यह साम्राज्यवादी योजना लागू नहीं हो पाई क्योंकि इस पर घातक वार किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने भारत की 565 रियासतों को अपने बाहुबल से जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। ब्रिटिश राज ने 24 मार्च 1947 को आदेश दिए कि जून 1948 तक भारत में सत्ता का हस्तांतरण पूरा हो जाना चाहिए। सत्ता हस्तांतरण की फाइल 10 मई 1947 को लंदन भेजी गई। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना सरदार पटेल से बदला लेना चाहता था। इसका कारण था कि सरदार पटेल ने अंग्रेजों को मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा के अनुसार भारत के हिस्सों को पाकिस्तान में मिलने नहीं दिया था। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि भारत की आजादी से पहले वह कुछ भारतीय रियासतों को पाकिस्तान में मिला ले। इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची, जोधपुर, भोपाल का एक धुरा बनाने की योजना तैयार की। इसकी शुरुआत 21 जून को जोधपुर के नए महाराजा के राज तिलक के अवसर पर शुरू हुई। उस समय जोधपुर के महाराजा ने भारत महासंघ के साथ जुड़ने की अपनी घोषणा जग जाहिर की, लेकिन राज तिलक की सभा में जिन्ना का दूत भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खान भी उपस्थित था। उसे मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह को भारत के खिलाफ बरगलाने, पाकिस्तान से मिलने और अगर हमीदुल्लाह खान स्वयं ऐसा ना कर सके तो महाराजा हनवंत सिंह की भेंटवार्ता सीधे मोहम्मद अली जिन्ना से करवाने की जिम्मेदारी दी। इन भेंटवार्ताओं का स्थान और समय सब कुछ तय हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक दूसरे प्यादे को भी महाराजा हनवंत सिंह के पीछे लगाया हुआ था। वह मोहम्मद अली जिन्ना का कानूनी सलाहकार मोहम्मद जफरुल्लाह खान था। यह भेंटवार्ता जिन्ना के घर पर होने लगी। एक भेंटवार्ता में मोहम्मद अली जिन्ना ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके जोधपुर के महाराजा से कहा, यह लो मेरी कलम, आप अपनी सारी शर्तें इस दस्तावेज पर लिख कर दीजिए। आप जो भी लिखेंगे वह सभी मुझे मंजूर होगा। इतना बड़ा लालच महाराजा को बरगलाने के लिए काफी था। जोधपुर के तत्कालीन राज्य मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य को जोधपुर में चल रहे जिन्ना के खुफिया मिशन के बारे में पता चला। उसने तुरंत भारत सरकार के गृह सचिव HVR अयंगर को एक हस्तलिखित संदेश भेजा। संदेश था, जिन्ना ने राजा को भारत साम्राज्य से बाहर रहने के लिए राजी कर लिया है। अयंगर ने यह संदेश तुरंत सरदार पटेल को पहुंचा दिया। सरदार पटेल ने जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह को भारत के पक्ष में बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक सलाहकार श्री VP मेनन को तैनात किया। श्री VP मेनन जोधपुर के महाराजा को लेकर वायसरॉय माउंटबेटन के घर गए। अब माउंटबेटन का क्या काम था? वायसराय माउंटबेटन ही भारत में रियासतों के प्रत्यर्पण करने या न करने का लेखा जोखा रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। माउंटबेटन ने महाराजा को समझाया कि भारत के विभाजन के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ जाना उनके राज्य के लिए गंभीर सांप्रदायिक मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। भारत विभाजन का मूलभूत सिद्धांत था मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्षेत्र। लेकिन महाराजा ने अपना विचार बदलने के लिए कोई इशारा नहीं दिया। उल्टे माउंटबेटन को चुप कराने के लिए महाराजा ने ऐसी मांग रख दी जो असंभव थी। माउंटबेटन ने एक जगह कहा है, मैं महाराजा को उस क्षण राजी करवाने में असमर्थ रहा, लेकिन मुझे विचार आया कि जोधपुर लौटने से पहले महाराजा को VP मेनन के साथ श्री सरदार
पटेल जी से मिलने के लिए भेज दिया जाए। माउंटबेटन की यह चाल काम आई। सरदार पटेल आर या पार करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के महाराजा हनुमंत सिंह से स्पष्ट बात की और कहा, यदि महाराजा की मर्जी है तो वह खुशी से भारत गणतंत्र से बाहर रह सकते हैं। अगर आपके इस फैसले से आपके राज्य में कोई मुश्किल आती है तो भारत सरकार से मदद की उम्मीद मत रखिएगा। जिन्ना ने जो आग लगाई है वह भारत के लिए ही नहीं, जोधपुर के महाराजा स्वयं आपके लिए भी खतरनाक होगी। महाराजा, आपके पिता जो हमारे मित्र थे वह आपको एक बच्चे की भांति हमारी देखरेख में छोड़ कर गए हैं। यदि आप वैसा नहीं करते जैसे आपको करना चाहिए तो मैं सरदार पटेल अपने अभिभावक होने के नाते आपको अनुशासित करूंगा। सरदार पटेल द्वारा अनुशासित किए जाने का अर्थ महाराजा अच्छी तरह से समझते थे। वे जानते थे कि वह व्यक्ति जिसके एक इशारे का इंतजार भर था कि महान भारत की तीनों सेनाएं तुरंत प्रभाव में आ जाएंगी। ऐसे व्यक्ति से अनुशासन का पाठ पढ़ना कितना कष्टप्रद होगा। अगर सांप्रदायिकता की बात की जाए तो नोआखली के दंगे अभी भी चल रहे थे, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे थे। उस समय भी माहौल हिंदू विरोधी था। साथ ही जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के महाराजा को अपनी ओर मिलाने के लिए कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे, वही मोहम्मद अली जिन्ना नोआखली के जगत विख्यात हिंदू नरसंहार का आह्वान करता था। ऐसे में बहुत संभावना थी कि जोधपुर के महाराजा को भारत से अलग करने के बाद वह जोधपुर के महाराजा के साथ भी धोखा कर सकता था। इस स्थिति में जोधपुर के महाराजा का अकेला असहाय पड़ जाना आत्महत्या करने जैसा था। सरदार पटेल की दो टूक सुनने के बाद महाराजा पूरी तरह से हिल गए थे। वह अपनी जगह से उठे और बड़े ही विनम्र भाव से बोले, श्रीमान, मैं अभी लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाकर राज्यारोहण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता हूं। और इस प्रकार भारत की सत्ता हस्तांतरण से मात्र 3 दिन पहले जोधपुर के महाराजा ने भारत गणतंत्र में सम्मिलित होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का मंसूबा धराशायी हो गया। आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले हमने मोहम्मद अली जिन्ना के कराची, जोधपुर, भोपाल कॉरिडोर के बारे में बात की। भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खान एक ऐसा मुसलमान शासक था जिसे अंग्रेजों ने जानबूझकर उसके पद से ज्यादा महत्व दिया हुआ था। 1931 से 1932 के सदन के सचिव के.एम. पानीकर एक जगह लिखते हैं कि हमीदुल्लाह खान हिंदुओं का दुश्मन था। वह बीकानेर, पटियाला, काठियावाड़, हैदराबाद व अन्य रियासतों में भारत के प्रति असंतोष पैदा करने का काम करता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमीदुल्लाह खान को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा हुआ था। वह काम था कि भारतीय देशभक्तों के अखंड भारत के सपने को पूरा ना होने दे। इसके लिए हमीदुल्लाह खान भारत की रियासतों के राजकुमारों, राजाओं को भड़काता रहता और उन्हें भारत में सम्मिलित होने के नुकसान गिनाता था, ताकि सभी रियासतों के राजा महाराजा भारत सरकार से विमुख होकर भारत के एकीकरण में सम्मिलित ना हो। इस बात की खबर सरदार पटेल जी को भी थी। उन्होंने 11 अगस्त को महात्मा गांधी से शिकायत की। भोपाल के नवाब के षड्यंत्रों का तो कोई अंत ही नहीं है। वह दिन रात भारत के राजाओं, राजकुमारों के बीच फूट डालने और उन्हें भारत संघ से अलग रहने के प्रयासों में जुटा हुआ है। वह चोरी चोरी मगर शीघ्रता से एक से दूसरे रियासतों में जाकर भारत के एकीकरण के सपने को नष्ट करने के लिए उन्हें भड़काने में लगा है। फिर धीरे धीरे सरदार पटेल ने ही भोपाल के नवाब को सबक सिखाने की ठानी। वह जिन जिन रियासतों के महाराजाओं के पास उन्हें बरगलाने जाता, सरदार पटेल अपनी चाणक्य नीति से अपने दूतों को भेजकर शाम दाम दंड भेद से उन रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए राजी कर लेते। एक समय ऐसा आया जब वही रियासतों के राजा महाराजा भोपाल के नवाब को धमकाने लगे और भोपाल का नवाब अकेला पड़ गया। अंत में उसके पास 2 ही रास्ते बचे। पहला कि वह वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाकर अपनी गुहार लगाए और दूसरा कि वह पटेल के हाथों पराजय स्वीकार करे।
परेशान होकर उसने लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बुलाई गई 25 जुलाई की रियासतों के शासकों एवं प्रतिनिधियों की सभा में जाने से इनकार कर दिया। उसके इस सम्मेलन के बहिष्कार से लॉर्ड माउंटबेटन क्रोधित हो गए और इस तरह वह लॉर्ड माउंटबेटन का पक्ष भी हार गया। सरदार पटेल ने भोपाल के नवाब को अपनी चतुर नीति से इस तरह से फंसा दिया, अपने रचाए षड्यंत्रों से खुद ही त्रस्त हो गया। उसने हारने से पहले एक और कोशिश की। उसने माउंटबेटन से पूछा, क्या वह भारत में सम्मिलित हुए बिना ज्यों कि त्यों आजादी के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है? दरअसल नवाब यह देखना चाहता था कि आजादी से पहले सरदार पटेल कितने सशक्त हैं, कि आजादी के बाद भी उनकी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी या नहीं। फिर सरदार पटेल की शक्ति क्षमता के अनुसार वह अपनी प्रपंच योजना बनाना चाहता था। लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ मना कर दिया। उसके बाद नवाब ने अपने संवैधानिक सलाहकार जफरुल्लाह खान को वीपी मेनन के पास भेजा। वीपी मेनन ने भी उसको दो टूक जवाब दिया कि भोपाल को अलग से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बुरी तरह से फंसे हुए भोपाल के नवाब ने इज्जत बचाने के लिए हस्तांतरण से 4 दिन पहले 11 अगस्त को माउंटबेटन से फिर से मुलाकात की और उनसे यह मांग की कि क्या भारत में सम्मिलित होने की घोषणा सत्ता हस्तांतरण के 10 दिन बाद 25 अगस्त को कर सकता है। माउंटबेटन ने नवाब की यह प्रार्थना सरदार पटेल तक पहुंचा दी। इस बार सरदार पटेल ने उदारता दिखाई, क्योंकि उदारता सर्वशक्तिमान का गुण है। उन्होंने भोपाल नवाब का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। दरअसल सरदार पटेल जी भोपाल के नवाब के आत्मसमर्पण के प्रति आश्वस्त थे, क्योंकि वह सख्त निर्णय लेने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल होने के साथ साथ भारत के गृह मंत्री भी थे। वह महान भारत की तीनों सेनाओं के अधिपति थे। भोपाल नवाब जानता था कि अगर सीधे सीधे भारत में सम्मिलित हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु सरदार पटेल से समय की मोहलत लेने के बाद प्रत्यर्पण करने के समय कोई चालाकी दिखाई या धोखा देने की कोशिश की तो सरदार पटेल ने अपनी सेनाएं सुरक्षित रखी हुई थी। भोपाल नवाब द्वारा भारत में सम्मिलित ना होने का निर्णय भोपाल के लिए ही घातक हो सकता था। जो अन्य कार्रवाई सरदार पटेल ने जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ की थी, वह सैन्य कार्रवाई भोपाल के नवाब के खिलाफ भी हो सकती थी। इसलिए भोपाल नवाब के पास बचने का कोई तीसरा उपाय नहीं था। 25 अगस्त आया। भोपाल नवाब ने भारत में सम्मिलित होने के बाद 26 अगस्त को सरदार पटेल जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र की 2 लाइनें निम्नलिखित हैं। जब तक आपको यह पत्र मिलेगा तब तक आपको मेरे द्वारा भारत संघ में सम्मिलित होने के फैसले की खबर मिल चुकी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का कराची, जोधपुर, भोपाल धुरे का आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया।